हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंक वाई। तो आज हम बात करने वाले हैं कम्युनिज्म के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कम्युनिज्म होता क्या है, इसका कोर आइडियोलॉजी क्या है और ये किस तरीके से इसका उदय हुआ और किस तरीके से ये आगे बढ़ा और इसका अंत हुआ। तो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने मिलेगा कम्युनिज्म के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो कम्युनिज्म का कोर आइडिया क्या है, कम्युनिज्म कहता क्या है, कम्युनिज्म है क्या एक्चुअली में, वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। तो कम्युनिज्म को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म। तो कम्युनिज्म एक ऐसा आइडियोलॉजी है जिसमें पूरा का पूरा स्टेट जो है वो एक मेजर रिसोर्सेस ऑफ सोसाइटी जो है वो अपने अंदर ले लेता है, जैसे कि प्रॉपर्टी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, फैक्ट्रीज हो गए, आपके एजुकेशन हो गए, आपके हेल्थ केयर हो गया। तो कम्युनिज्म ये कहता है कि मैं ये सब रिसोर्सेस अपने स्टेट में ले लूँगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो स्टेट है और इसके जो भी रिसोर्सेस है ये लोगों के लिए हैं। और उसी तरीके से हम कैपिटलिज्म को देख सकते हैं। तो कैपिटलिज्म क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप हमें ज़मीन जो है या फिर एक पर्टिकुलर फैक्ट्री जो है वो एक इंसान के थ्रू रूल किया जाएगा। वहाँ पे स्टेट का इंटरवेंशन नहीं होता, वहाँ पे स्टेट हस्तक्षेप नहीं करता कि आप ये तरीके से आप बिजनेस करो या वो करो। वो एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैपिटलिज्म है। तो हम इसको एक कैपिटलिज्म के विपरीत एक आइडियोलॉजी को देख सकते हैं कि कम्युनिज्म उभर के आया। अब कम्युनिज्म की शुरुआत कहाँ से हुई, कम्युनिज्म हिस्ट्री में कैसा था, कम्युनिज्म का असली जब अप्लाई किया गया तो वो कैसा रहा, तो हम ये सब के बारे में पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि कम्युनिज्म है क्या। ठीक है, तो इतना तो हम समझ गए। कम्युनिज्म ये कहता है कि वो एक क्लास सिस्टम जो होता है वो उसको हटा देगा। कम्युनिज्म क्लासलेस सोसाइटी बनाएगा जिसमें कोई भी एक इंसान का ग्रुप दूसरे इंसान के ग्रुप को रूल नहीं कर सकता। कम्युनिज्म का मेन आइडियोलॉजी यही है कि आप एक समुदाय के ऊपर राज नहीं कर सकते। जैसे कि कैपिटलिज्म में होता है कि आप एक किसी फैक्ट्री वर्कर हैं और उन फैक्ट्री का मालिक है, तो फैक्ट्री का मालिक फैक्ट्री वर्कर के ऊपर रूल करता है। तो जैसे हम हिस्ट्री में देखते हुए आए हैं कि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जो हुआ था, किस तरीके से वर्कर लोग की हालत थी उस टाइम पे। तो कम्युनिज्म ये कहता है कि वो सब चीज़ें हम हटा देंगे, सब चीज़ें होगी सिर्फ और सिर्फ लोगों के हाथ में, लोगों का रूल होगा, लोगों का शासन होगा यहाँ पे। तो कम्युनिज्म ये कहता है। आइए आगे देखते हैं कि इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कैसा था, ये उभरा कहाँ से, इसका उदय कहाँ से हुआ। तो हम चलते हैं फरवरी 21, 1848 में। तो उस टाइम पे कार्ल मार्क्स एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर के तौर पर उभरे। उनके साथ में थे फ्रेडरिक एंगल्स। तो एंगल्स और कार्ल मार्क्स एक साथ जब होकर आए तो उन्होंने देखा कि वैसे भी वो देखते आ रहे थे कि वर्कर्स की क्या हालत है उनके सिटी में, किस तरीके से वो दौर गुजरा है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स ने जब ये सब देखा तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक नया पार्टी बनाया जाए, एक नई आइडियोलॉजी लेकर आए, एक नई किताब लेकर आए जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसमें यही सब इसका कम्युनिज्म का आइडियोलॉजी और वो क्या किस तरीके से कैपिटलिज्म पर हावी हो सकता है वो उस सब के बारे में लिखा था कि हमें कैपिटलिज्म को अपोज करना है, वो भी किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, वो सब कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा था। तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है कि मेन आइडियोलॉजिस्ट कम्युनिज्म के पीछे उनका हाथ है, कि वो किस तरीके से कम्युनिज्म क्या होता है उसको बताया जाता है, उसको बताते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स। फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में छोटा सा बताऊं तो फ्रेडरिक एंगल्स भी एक फैक्ट्री ओनर के बेटे थे। तो जब वो दौरे पे गए, जब अब बिजनेस सीखने के लिए गए, तो देखा कि वर्कर्स की क्या हालत है। तो वो देखकर वो कार्ल मार्क्स से जुड़े कि हाँ, हमको भी कुछ वर्कर्स को के लिए करना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स की हालत उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का दौर चल रहा था 1848 में। अभी आप जान रहे होगे कि उस टाइम पे पूरा कैपिटलिस्ट लोगों का राज चलता था।
पूरे तरीके से उन लोगों का हम लोग आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन में ब्रिटिश जो है उन लोग का पूरा फल फूल रहा था। फ्रेंच पूरा फल फूल रहा था उस टाइम पे पूरा डच आर्मी है वो कब्जा आया था। तो सब इन सब लोग मेजर मेजर जो इन लोग हैं, इन लोग पूरा दुनिया में कब्जा कर लिए थे कॉलोनियल रूल के तौर पर। तो ये आइडियोलॉजी इस तरीके से उभर के आई और आगे चल के इनका जो मेन हम कह सकते हैं कि इनका जो मेन आइडियोलॉजी को कैरी फॉरवर्ड करने का जो जिम्मेदारी जो लिया वो आया लेनिन के दौर पे। तो लेनिन का जब दौर आया तब वहाँ पर देखा गया कि जब लेनिन के पहले जो रूल कर रहे थे उनके रूल पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी था और बहुत ज़्यादा वर्कर्स लोग का बहुत ज़्यादा वो किया जाता था इनका। तो ये सबको देखकर लेनिन ने सोचा कि क्या हम कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजी को यूएसएसआर में उस टाइम का तो रशिया जो उस टाइम के रशिया में क्या हम लोग उतार सकते हैं। तो उनके हिसाब से उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था बोल्शेविक। तो रशिया में जब अक्टूबर रिवॉल्यूशन आया 1917 में, तब हम ये देख सकते हैं कि उस टाइम के जो लीडर थे लेनिन ने उनको हराया और एक सत्ता कायम करी पूरे यूएसएसआर का नाम करके कि ये पूरा कम्युनिस्ट स्टेट होगा। और ये हुआ भी आगे जाके। तो आगे जाके हम देखते हैं कि उसी विचारधारा से अब जैसे कि हम देख सकते हैं मैप में रशिया जो उस टाइम का जो यूएसएसआर है उसके पास में ही सिचुएटेड है चाइना। तो हम देख सकते हैं कि उसका पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस जो है वो चाइना में भी पड़ा। तो चाइना में उस टाइम पे 1921 में माओ जेडोंग के लीडरशिप में एक कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म करी गई चाइना के अंदर ही अंदर, क्योंकि चाइना में भी उस टाइम पे रूल चल रहा था फॉरेन्स का और चाइना पे भी बहुत ज़्यादा दबाव था कि वर्कर्स लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है। तो माओ जेडोंग ने ये कहा कि माओ जेडोंग का ये एक था कि कम्युनिज्म को लेकर आए जिससे जाके कुछ रिफॉर्म्स आएंगे जिससे सबको जस्टिस मिलेगा, जिससे सब लोग खुश रहेंगे। वो कुछ शासन होना चाहिए, वो हमारे देश के लिए शासन होना चाहिए। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर्म किए उस टाइम पे 1921 में। और ये आगे चल के जो पार्टी है वो पूरे चाइना में सत्ता कायम करेगी। अभी हम आगे जाके देखेंगे। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया तो वैसे ही 1924 आते आते लेनिन की मौत हो गई। यूएसएसआर तो स्थापित हो गया लेकिन लेनिन की मौत हो गई। लेनिन के बाद एक उभरते हुए जो लीडर आए वो थे स्टालिन। अब स्टालिन के भी ज़माने में उस टाइम पे बहुत इन्होंने भी कम्युनिज्म का बहुत बड़ा झंडा कायम किया। और फिर धीरे धीरे 1940 से 1979 तक पूरा कम्युनिज्म ग्लोबली स्प्रेड हो गया। हम देख सकते हैं इसमें जब छोटा सा जो मैप है यहाँ पे, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पूरा चाइना, रशिया और हम देख सकते हैं अफ्रीका के जो कुछ देश हैं यहाँ पे, मैं एक मिनट ये कर देता हूँ पेन का इस्तेमाल। हाँ, तो हम ये देख सकते हैं ये पूरा मेडागास्कर और रशिया अफ्रीका है सॉरी। और ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पूरा ये यूरोप है ना, जर्मनी तरफ बर्लिन, और ये अपना रशिया, चाइना, वियतनाम, यहाँ तक पूरा फैल चुका था ये, अफगानिस्तान। तो ये सब पूरे देश में फैल गया था कम्युनिज्म। अब बात है 1945 की। तो 1945 में हुआ ये कि यूएसएसआर की हो जाती है जीत नाजी जर्मनी से, ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट देश होते हैं उस टाइम के लिए वो थोड़े घबरा जाते हैं क्योंकि 1945 का दौर नाजी जर्मनी को हरा दिया यूएसएसआर ने, एक बड़ी सी पावर उभर के आया यूएसएसआर उस टाइम पे। तो यही सब के चलते आप देख सकते हैं कि जो सालाना जो कैपिटलिज्म लोगों के मन में जो डर है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1946 में फिर विंस्टन चर्चिल आए यूएसए में अपना आयरन कर्टेन स्पीच देने के लिए। तो उस स्पीच के दौरान उन्होंने ये कहा कि यूएसए लोगों को संभलने को कहा कि इस दौर पे हमें थोड़ा संभल के रहना चाहिए क्योंकि यूएसएसआर के जो आइडियोलॉजीज हैं वो अभी बहुत उभर के आ रहे हैं। उसी के जस्ट अगले साल
जो यूएसए के उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे हेनरी ट्रूमन, उन्होंने एक स्पीच बोली जिसको आज हम लोग ट्रूमन डॉक्ट्रिन के नाम से जानते हैं। उस स्पीच में भी उन्होंने यही कहा कि हमें कम्युनिज्म को कंटेन करके रखना चाहिए, क्योंकि ये सब कैपिटलिस्ट देशों में एक डर का माहौल बैठ गया था कि कम्युनिस्ट विचारधारा क्या हमारे यहाँ भी आके क्रांति ना कर जाए। और आप ये देख सकते हैं कि 1947 के 2 साल बाद ही कि पूरा पूरा चाइना, नया चाइना उभर के आ गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से, माओ जेडोंग के लीडरशिप के अंदर। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे कम्युनिज्म किस तरीके से अपने चरम सीमा में पहुंच गया देखते ही देखते। फिर कोरियन वॉर आया, जहां पे हम ये 2 आइडियोलॉजीज का भिड़ंत देखते हैं, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म का। तो ये कोरियन वॉर एक बहुत बड़ा इवेंट था। तो आप ये जितने भी मैं इवेंट बता चुका हूँ आपको पहले भी, ये जो राइज ऑफ स्टालिन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर्म हुआ, ग्लोबल स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, रशियाज अक्टूबर रिवॉल्यूशन, ये सब के ऊपर मैं अलग अलग लेक्चर्स भी लेकर आ सकता हूँ, क्योंकि ये अपने में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कोरियन वॉर अपने में ही बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मैं यहाँ अगर इसको कवर करूँगा तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बस बता देता हूँ कि कोरियन वॉर में हुआ ये, छोटे से तौर पे बता देता हूँ कि कोरियन वॉर में हुआ ये कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया डिवाइड हो चुके थे। तो नॉर्थ कोरिया पे था यूएसएसआर, नॉर्थ कोरिया पे था यूएसएसआर, और साउथ पे था यूएसए, क्योंकि ये दोनों की आइडियोलॉजीज उस टाइम पे थी। तो साउथ कोरिया पे कैपिटलिज्म आया और नॉर्थ कोरिया पे कम्युनिज्म आया। तो ये दोनों का फिर जाके भिड़ंत हुआ और बीच में आके स्टेलमेट भी हो गया। अब स्टेलमेट इसलिए हुआ क्योंकि उन लोग को लग रहा था कि कहीं ये ग्लोबली कुछ ज़्यादा एस्केलेट ना कर जाए, वर्ल्ड वॉर 3 का रूप ना ले ले। और ये उस टाइम के जो लीडर्स थे उनके सत्ता का भी बात था कि कहीं उनकी जो सत्ता थी वो उनके हाथ से ना छिन जाए। तो ये एक बड़ा दिक्कत बन गया था और फिर उसके बाद वो स्टेलमेट हो गया। और आज भी हम देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया स्टेलमेट में ही है। उनका भी वॉर ऐसा बोल सकते हैं कि थमा नहीं है, लेकिन वो दोनों स्टेलमेट में, उन दोनों ने अपना अपना हथियार अभी नीचे डाल दिए हैं। अब कम्युनिस्ट का और भी थोड़ा सा उदय होता है। ये तो हम लोग ने थोड़ा ईस्ट का बात कर लिया, जैसे चाइना हो गया या रशिया हो गया, उसका बात कर लिया हमने। अब थोड़ा हम लोग वेस्ट में आते हैं कि वेस्ट में कम्युनिज्म किस तरीके से फल फूल रहा था, क्योंकि कम्युनिज्म तो सारी दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। तो क्यूबा में जो फिडेल कास्ट्रो है, उन्होंने उस टाइम के जो प्रेसिडेंट है बटिस्टा, उनके खिलाफ रिवॉल्यूशन ला दिया था कम्युनिज्म आइडियोलॉजी को वो करके अपने अंदर वो करके। तो जो क्यूबा में था उसमें एक कम्युनिस्ट स्टेट से स्थापना हो गई उसकी, कि क्यूबा बन गया एक कम्युनिस्ट स्टेट। और वहाँ के जो बटिस्टा थे वो वहाँ से अपने स्टेट से भाग गए थे। तो ये चीज़ यूएसए को पसंद नहीं आई, क्योंकि यूएसए के पास क्या है, क्यूबा है। तो उनका जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो उनके हाथ से चले गया। अब हम देख सकते हैं कि फॉल ऑफ साइगॉन होता है 1975 में। ये क्या था, ये था कि वियतनाम भी एक कम्युनिस्ट स्टेट उभर के निकला। कैसे भाई, वियतनाम तो 2 में डिवाइड हो गया था, नॉर्थ और साउथ। तो जो नॉर्थ वाले जो वियतनाम थे वो साउथ में आके अपना कब्जा कर लिए, क्योंकि उनको यूनिफिकेशन ऑफ वियतनाम भी तो करना था। तो वो यूनिफिकेशन के चलते हम देखते हैं कि एक फॉल ऑफ साइगॉन होता है। साइगॉन एक शहर है जो साउथ वियतनाम का उस टाइम कैपिटल हुआ करता था। यार आज तो पूरा का पूरा एक वियतनाम एक हो चुका है। तो वियतनाम में हम देख सकते हैं कि कम्युनिज्म आ गया। उसी के चलते क्या हुआ कि 1983 में यूएस ने इन्वेड कर दिया ग्रेनाडा में। अब ग्रेनाडा क्या है, ग्रेनाडा एक छोटा सा आइलैंड है क्यूबा के पास में। तो जैसे कि मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे हम देख लें, ये हो गया हमारा अमेरिका और यहाँ पे हो गया हमारा क्यूबा और
क्यूबा के पास में एक छोटा सा टापू है, इसको बोलते हैं ग्रेनाडा। तो आप देख सकते हैं कि ये क्यूबा से कितना पास है और क्यूबा अमेरिका से कितना पास है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाती है अमेरिका के लिए कि उसका कैरेबियन सी में एक दबदबा कायम रहना चाहिए। तो ग्रेनाडा एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिकल लोकेशन था, तो वहाँ पे यूएस इन्वेड करता है ये कह के कि हमारी जो लोग हैं, जो सिटीज़न है, यूएस अमेरिकन जो सिटीज़न है, वो ग्रेनाडा में फंसे हुए हैं। क्योंकि क्या हुआ था, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट स्टेट तो स्थापना हो गई थी ग्रेनाडा में, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट हो गया था, एक सिविल वॉर की स्थिति जैसे बन गई थी। तो यूएस ने इसलिए बोला था इन्वेजन पे कि हम लोगों की सुरक्षा चाहते हैं, बल्कि लेकिन कई आर्ग्यू अभी भी करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की सुरक्षा ही नहीं, वो अपना जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट भी स्थापित करना चाह रहे थे उस टाइम पे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि एक चरम सीमा में जब पहुंचा था कम्युनिज्म, वो दौर चल रहा था। अब कम्युनिज्म का अंत कैसे हुआ? कम्युनिज्म का अंत इस तरीके से होता है कि हम देखते हैं कि धीरे 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 जो स्टेट कम्युनिज्म अपनाए थे वहाँ पे धीरे धीरे पॉलिटिकल अनरेस्ट होने लगे, वहाँ पे प्रोटेस्ट होने लगे। तो एक ऐसे ही प्रोटेस्ट के चंगुल में फंस गया चाइना। जब चाइना में जो यूथ प्रोटेस्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन लोग ने आके प्रोटेस्ट कर दिया ये बोल के कि हमको डेमोक्रेसी चाहिए। अब ये चीज़ उस टाइम के जो लीडर्स से उनको रास नहीं आई बात, तो उन्होंने बहुत भयंकर कह सकते हैं कि गोला बारूद चलाना शुरू कर दिया स्टूडेंट्स के ऊपर, लोगों के ऊपर, और भारी मात्रा में वहाँ पे डेथ भी हुई। आप ये फोटो आप देख सकते हैं, ये फोटो आपने पहले भी देखी होगी, ऐसा फोटो जहाँ पे एक आदमी खड़ा है और उसके सामने टैंक्स खड़ी हैं। तो ये प्रोटेस्ट के ही टाइम का ये फोटो है। तो इसको बीजिंग तियानमेन स्क्वायर मसाकर के नाम से भी जाना जाता है, 1989 की बात में। अब 1989 पे एक और चीज होता है कि उस टाइम पे नवंबर में, ये हम लोग बात कर रहे थे जून की, बीजिंग में जब चीज हुआ था, चाइना में जब ये सब चीज हुआ था। अब हम लोग बात कर रहे हैं नवंबर 9 पे 1989 में, जब बर्लिन में जो बर्लिन वॉल थी वो गिरा दी गई। अब बर्लिन वॉल किस लिए गिराई? क्योंकि देखो बर्लिन जो है वो दो हिस्सों में बट गया था। ये बीच में वॉल आप समझ लो, ये हो गया वेस्ट बर्लिन और ये हो गया ईस्ट बर्लिन। अब वेस्ट बर्लिन में वेस्ट आइडियोलॉजीज, कैपिटलिज्म। अगेन आप पूरे कोल्ड वॉर को कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म में सब करके समझ सकते हो। इसका मेन क्रक्स यही है। ये ईस्ट बर्लिन हो गया। ईस्ट बर्लिन में क्या था? कम्युनिज्म था। तो जो लोग थे ईस्ट बर्लिन में, उन्होंने देखा कि वेस्ट बर्लिन की तरक्की बहुत अच्छे से हो रही है, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से जी रहे हैं, यहाँ पे लोग बहुत अच्छे से रह रहे हैं, यहाँ पे इन लोग के जो इंडिविजुअल जो लोग हैं वो लोग फल फूल रहे हैं, जबकि ईस्ट बर्लिन में डेवलपमेंट का नामो निशान नहीं था। तब लोगों ने ये देखकर उस गुस्से में आके इस वॉल को ही गिरा दी। कहा जाता है कि उस टाइम पे स्ट्रीट पार्टी जैसा कुछ हुआ था ये बर्लिन वॉल गिराने के बाद, ठीक है। तो ये फॉल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिज्म को एक अच्छी सी मार पड़ती है। अब कम्युनिज्म जो है यहाँ पे मार झेलता है और धीरे धीरे 1991 आते आते यूएसएसआर जो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट स्टेट था वो गिर जाता है। उसमें मिखाइल उस टाइम के जो आप देख रहे हैं, ये इन्होंने रिजाइन दे दिया था और इसके बाद के जो प्रेसिडेंट बने उन्होंने फिर उसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी को ही बैन कर दिया वहाँ से। और आज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ें चल रही है रशिया में। तो ये एक पूरा का पूरा कंप्लीट हिस्ट्री टाइमलाइन जैसा मैंने एक ओवरव्यू जैसा आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मैं इन सब में भी एक इंडिविजुअल जो इसके भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं इस पे भी इंडिविजुअल लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। अब आपके लिए है MCQ, एक MCQ जो आप दे सकते हैं
इसमें आपको बताना है कि इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो 1919 में जो फाउंड हुआ था, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था। तो इसमें आपको ऑप्शन है ABCD। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। मैं उस आंसर में हार्ट दे दूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि कौन सा सही आंसर है। सो थैंक यू फॉर ऑल। ये था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच। आगे भी मिलते रहेंगे, इसी तरीके से लेक्चर हम लाते रहेंगे। सो गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।